तो आज की क्लास में जो है हम ORMs के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ORM जो है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये हमारी सेकंड क्लास होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लिखूँ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी। देखो, मैं यहाँ पर बुक डेफिनेशन के साथ नहीं जाऊँगा। बुक डेफिनेशन चाहे कुछ भी हो, मैं आपको समझाऊंगा कि दैट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या करता है। और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग से भी, इससे भी पहले आपको एक और चीज़ देखनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेजेस में जाऊं और मैं इमेजेस में ढूंढूंगा यहाँ पर कि मैं आपको इमेजेस से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप चलो इस इमेज को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ओपन इमेज इन द न्यू टैब, यू चेक। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, तो एक तरह से मान लो ये एक तरह से मिडलवेयर है, ठीक है। अब आपकी डेटाबेस जो है, जैसे कि आपका SQL सर्वर हो गया, ठीक है, MS SQL सर्वर है, वहाँ पर आपकी डेटाबेसेस होती है। आप में से सब ने डेटाबेसेस पढ़ी होंगी। अब हो सकता है कि आप में से यहाँ पर कोई स्टूडेंट हो जिसको भी डेटाबेसेस के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको डेटाबेसेस के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। हम जो डेटाबेस फ़िलहाल अभी इस प्रोजेक्ट के साथ यूज़ करेंगे उसका नाम है, मतलब वो रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। हम SQL डेटाबेस का यूज़ करेंगे। डेटाबेसेस दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन रिलेशनल और दूसरी होती है रिलेशनल डेटाबेस। तो अभी तक मतलब मुझे लगता है कि क्लास में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पता होगी। अब रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, जिन टेबल्स में आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। टेबल्स में जिस तरह से आपकी अटेंडेंस जैसे होती है ना, अटेंडेंस में जैसे हम हर किसी पर्सन की अटेंडेंस को सेव रखते हैं, इसी तरह से हम डेटाबेस में भी टेबल्स में चीज़ों को सेव करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस के बारे में हम बहुत ही हम डेप्थ में पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा। आज हम फिलहाल जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे दैट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मान लो ये दो चीज़ों का बना हुआ है, ठीक है। एक ड्राइवर, जैसे ड्राइवर किस चीज़ को कहेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन ड्राइव है, मैंने अपनी सिस्टम को पेन ड्राइव लगाई। आप देखते हो ना कि दैट पेन ड्राइव से डेटा रीड करने के लिए आपके पास पहले उसका ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कीबोर्ड लगाते हैं या माउस अगर आप लगाओगे, या कोई भी अगर आप कोई भी पेरिफेरल कोई भी डिवाइस आप ऐड करोगे सिस्टम के साथ, तो हमेशा उनके ड्राइवर्स भी होते हैं, क्योंकि तभी वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। विदाउट ड्राइवर्स आप देखोगे मोबाइल फ़ोन भी आप सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको मोबाइल फ़ोन के ड्राइवर्स को भी पहले सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एक तरह का ड्राइवर है, ठीक है, जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि ये आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाता है। देखो, आप कहाँ पर CRUD ऑपरेशन करते हो? जब आप SQL डेटाबेस फॉर एग्जांपल यूज़ करते हो, आप CRUD ऑपरेशन कहाँ पर करते हो? आपके यहाँ पर एक स्टूडियो होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SQL स्टूडियो होता है ना, आप वहीं पर क्वायरीज लिखते हो। एंड आप CRUD ऑपरेशन कहाँ से करते हो? मान लीजिए स्टूडियो से ही, है ना। आप स्टूडियो में ही लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस, या आप इंसर्ट करते हो इंसर्ट इनटू यूजर्स। तो आपने SQL पढ़ा होगा, आपने वहाँ पर CRUD ऑपरेशंस किया होगा। लेकिन हम यहाँ पर एक ORM का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हम क्या करेंगे, हमारे जो मॉडल्स हैं, जो आपने कल देखा, जो हमारा कोड है, फॉर एग्जांपल मैं अभी हम कोड में चले जाते हैं। तो हमारा जो है दिस इज P2 वेब MVC। कल आपको याद है कि कल मैंने इसमें मॉडल्स बनाए थे। तो वो जो मॉडल्स है वो क्लास है, और उस मॉडल की वो क्लास का जो फॉर एग्जांपल वो क्लास से जो चीज़ इनहेरिट होकर आएगी वो क्या होगा? वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि दैट वही ऑब्जेक्ट का एक टेबल क्रिएट हो जाए, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो जो मॉडल्स है मेरे पास, उन मॉडल क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स है वही क्या बन जाए? वही एक टेबल बन जाए। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किससे हम ऑब्जेक्ट की मैपिंग करते हैं, ठीक है, एंड उसका एक टेबल बन जाता है। तो इसी को आप कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पहले इसको P2 वेब MVC को ओपन करते हैं, यू चेक। अब देखो इस P2 MVC में क्या है, इसमें मॉडल्स है, कंट्रोलर्स है, वेव्स है। कल मैंने आपको वेव्स के बारे में बताया, आपको वेव्स अंडरस्टैंड हो गई कि दैट हाँ, वेव्स में हमारे यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। मॉडल्स आपको अंडरस्टैंड हो गई, सॉरी कंट्रोलर्स आपको समझ में आ गई कि दैट कंट्रोलर्स में हम राउटिंग का लॉजिक लिखते हैं, बाकी लॉजिक लिखते हैं। लेकिन जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स में हमारा क्या काम है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि दैट मॉडल्स मैंने आपको कल बना के दिखाया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर मॉडल एक बनाया था, फिर मैंने वो डिलीट किया।
चलो मैं एक और मॉडल बनाता हूँ यहाँ पर फिलहाल अभी एक मॉडल है, दैट्स एरर व्यू मॉडल, लेकिन मैं एक नई क्लास यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो चलो ठीक है, मैंने एक नई क्लास जो है यहाँ पर क्रिएट कर दी। अब इस क्लास का नाम जो है मैं रखूँगा यूज़र, ठीक है। तो मैंने यूज़र नाम रखा। अब आप देखोगे user.cs नाम से क्लास बन के आ गई। तो मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल इस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं लिखता हूँ पब्लिक, ठीक है, रिक्वायर्ड, यानी कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। वैसे रिक्वायर्ड फील्ड अगर आप नहीं भी रखोगे, आप यूजुअली क्या लिखते हो, पब्लिक स्ट्रिंग, है ना। तो आप लिखते हो पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम। अब बताओ यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम प्रॉपर्टी है यूज़र की, है ना। तो आप लिखते हो पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड आप इसमें लिखते हो गेट, ठीक है, देन को टर्मिनेटर एंड गेट सेट, ठीक है, गेट सेट। अब देखो ये एरर इसलिए दे रहा है, ये मतलब वार्निंग इसलिए दे रहा है, ये बोलता है कि दैट यूज़र नेम जो है इट्स अ नॉन नलेबल प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा कि हाँ ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, अगर आप नॉट नलेबल ही रखना चाहते हो, आप एक काम सिंपली कर सकते हो, आप इसमें जो है स्ट्रिंग के बाद, पब्लिक स्ट्रिंग के बाद ऐसे आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो। इसका मतलब यूज़र नेम कैन बी नल, ठीक है, हो सकता है यूज़र नेम है और इट इज़, जैसे हम एसक्यूएल में लिखते हैं ना नॉट नल प्रॉपर्टी, इसी तरह से ये भी है कि दैट मैं बोलता हूँ कि चलो यूज़र नेम हो भी सकता है एंड अगर नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इस यूज़र क्लास का ये यूज़र नेम एट्रीब्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं रखोगे एंड आप रखोगे फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड, इसका मतलब जब भी आप यूज़र की एक नई इंस्टेंस क्रिएट करोगे, जब आप यूज़र क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट, जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उस ऑब्जेक्ट में यूज़र नेम का होना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसी तरह से इसके 4 फील्ड्स बनाए, ठीक है। इसमें से एक फील्ड का नाम मैं रखूँगा मान लो ईमेल, एक फील्ड का नाम मैंने रखा पासवर्ड, ठीक है, एक फील्ड का नाम मैंने रखा पासवर्ड। एंड बताओ यूज़र का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। देखो यूज़र की प्रोफाइल पिक भी तो होती है ना, तो मैं लिखूँगा प्रोफाइल पिक URL। चलो एक यूज़र की प्रोफाइल, तो एक यूज़र का यूज़र नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड और उसका प्रोफाइल पिक URL, ठीक है। और दूसरा मैं एक और फील्ड यहाँ पर बनाना चाहूँगा, लेकिन उसकी डेटा टाइप आप देख लीजिए, उसकी डेटा टाइप में रखता हूँ ग्विड, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ग्विड, आपने इस डेटा टाइप के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो ग्विड जो है इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज अ यूनिक यूज़र आईडी, या आप इसको यूनिक आईडी कह लो, ठीक है। तो यूनिक आईडी मतलब जैसे हमारा एसक्यूएल में प्राइमरी की होता है वो यूनिक होता है ना, तो आप वो इंटीजर रखते थे, मोस्ट केसेस में आपने इंटीजर को रखा होगा, फिर आप रखते थे 1+1, ठीक है। उसमें क्या होता था कि दैट जब भी एसक्यूएल में आप एक नया यूज़र या नया कोई भी चीज़ इंसर्ट करते थे तो वो खुद से उस पर +1+1 हो जाता था, प्राइमरी की खुद से आ जाती थी। लेकिन मैं यहाँ पर जो यूनिक की का इस्तेमाल करूँगा उसको हम क्या बोलते हैं, GUID, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ग्विड कह सकते हैं, या आप उसको UUID भी कह सकते हो, ठीक है। तो बताओ इसका नाम क्या रखूँगा मैं, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी फील्ड मैंने नाम रखा, और ये भी मैं क्या कर दूँगा, गेट कॉमा सेट। और आप चाहो तो इस पर भी लगा सकते हो रिक्वायर्ड, यानी कि चलो भाई एक ग्विड का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ रिक्वायर्ड, इसमें भी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि दैट एक ग्विड भी ज़रूरी है। तो एक यूज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना, एक यूज़र आईडी जो कि जिसकी डेटा टाइप क्या है, GUID, ग्विड। जैसे स्ट्रिंग होता है वैसे ग्विड भी होती है। अभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि दैट ग्विड क्या होती है, ये यूनिक आईडी क्या होता है। और साथ ही में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक काम करना, आप करना GUID.NewGuid, ठीक है। यानी कि जब भी आप एक यूज़र क्रिएट करोगे तो खुद से एक नया ग्विड जनरेट होना चाहिए, ठीक है। एक नया ग्विड एवरी टाइम, जब भी आप एक यूज़र को सेव करोगे तो एक नया ग्विड खुद से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक यूज़र क्लास बनाई, ठीक है। और ये मैंने कहाँ पर बनाया, मॉडल्स के अंदर user.cs में। अब ठीक है, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्लास का जो भी फॉर एग्जांपल जब आप इस क्लास की कोई इंस्टेंस बनाओगे या जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यूजिंग दिस क्लास, यानी कि जो इस क्लास से निकलेगा। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता होगी क्लास की, तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, है ना। हम क्लास को क्या बोलते हैं, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस शक्ल का, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। देखो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ वही है जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट हमेशा इनहेरिट होता है कहाँ से, क्लास से, ठीक है। जब भी आप क्लास की एक नई इंस्टेंस क्रिएट करोगे उसमें ये 5 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, बिकॉज सारी की पांचों की 5 प्रॉपर्टीज मैंने क्या रखी है, रिक्वायर्ड रखी है, ठीक है। ओके, देखो अगर अब आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको रिक्वायर्ड फील्ड हटा देते हैं, क्या इससे मुझे कोई एरर आएगा? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एवरी टाइम जब भी एक नया यूजर बनेगा वो ग्विड खुद से पकड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है ना इज इक्वल टू ग्विड डॉट न्यू ग्विड, इसका मतलब ये हमेशा एक नई ग्विड तो क्रिएट करेगा ही। तो अगर आप इसमें रिक्वायर्ड फील्ड नहीं भी लगाओगे आप यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड नहीं भी रख सकते, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी तर्ज पर मुझे ऐसा ही टेबल चाहिए, कहाँ पर, डेटाबेस में। ओके, अब आप क्या करोगे बताओ, कन्वेंशनली आप कैसे काम करोगे? कन्वेंशनली आप एक काम करोगे कि दैट आप एसक्यूएल सर्वर में जाओगे, वहां पर एक टेबल क्रिएट करोगे, क्रिएट टेबल, क्या नाम रखोगे टेबल का, यूजर्स। आप यूजर्स नाम से एक टेबल बनाओगे और वहां पर भी सेम उसके कॉलम्स बनाओगे आप, मतलब वहां पर यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर रखोगे। एंड उनकी डेटा टाइप्स क्या रखोगे, जैसे यूजर आईडी आप रखोगे मान लो ग्विड, वैसे वहां पर ग्विड होता नहीं है तो आप रखोगे varchar 255, ठीक है। आप उसकी डेटा टाइप क्या रखोगे, varchar 255। यूजर नेम का भी रखोगे ऐसे ही, ईमेल का भी रखोगे ऐसे ही, पासवर्ड एंड प्रोफाइल पिक URL। लेकिन आप देखो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि इट मीन्स आपको एक टेबल क्रिएट करना है मैन्युअली। मैं नहीं चाहता कि मैं मैन्युअली टेबल क्रिएट करूं, बल्कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दैट वो खुद से टेबल कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस में खुद से टेबल क्रिएट हो जाएगा और वो टेबल जो क्रिएट होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, उसमें यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक, URL कॉलम ही होंगे। इस चीज़ के लिए हमको माइग्रेशंस करनी है, क्या करनी है, माइग्रेशंस। लेकिन माइग्रेशंस करने के लिए आपको बहुत, मुझे नहीं लगता आज इस क्लास में हम माइग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कोड अभी इसमें लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले आपको क्या करना है, पहले आपके पास एक डेटाबेस होनी चाहिए ना। आप कौन सी डेटाबेस यूज़ करोगे, आप मतलब जो आपके सिस्टम में आप अपनी डेटाबेसेस जो होती हैं आपकी, है ना, आप उसमें से किसी डेटाबेस को बनाओगे, आप वही यूज़ करोगे। लेकिन मैं जो है मैं करूँगा किस चीज़ का इस्तेमाल, मैं क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल करूँगा। और हाँ, एक और चीज़ आप याद रखें, ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का आप ये समझ लो कि दैट ये DB और आपके कोड के बीच में एक लेयर की तरह काम करता है। जब भी आप फॉर एग्जाम्पल क्वायरीज आप लिखोगे, आप किसकी क्वायरीज को लिखोगे, आप किसके मेथड्स को कॉल करोगे, आप ORM के मेथड्स को कॉल करोगे। एंड ORM जो है ना वो क्वायरी जनरेट करके DB पे एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि आप DB पर, डेटाबेस पर डायरेक्टली क्वायरीज एग्जीक्यूट नहीं करोगे। हमें क्या करना है फिर, हमें ORM के इनको मेथड्स को कॉल करना है, हमें ORM के मेथड्स को कॉल करना है, उनके अंदर पैरामीटर्स पुश करने हैं एंड देन आप देखेंगे वो खुद से डेटाबेस के ऊपर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बताओ आपके कोड में, यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो रैम के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स सेव होते हैं, ऑब्जेक्ट्स किससे निकलेंगे, क्लास से। वो क्लास हमने बना ली, यानी कि यूज़र क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, यूज़र क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब वो आपके रैम के अंदर सेव होंगे वो कैसे DB तक पहुंचेंगे, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। नाउ हम कौन से ORM का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमें किस ORM का इस्तेमाल करना है, हमें जिस ORM का इस्तेमाल करना है उसको हम बोलते हैं EF कोर। क्या बोलते हैं, EF कोर, या जिसका हम फुल फॉर्म भी अगर यूज़ करें दैट्स कॉल्ड एज एंटिटी फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं उसको, एंटिटी फ्रेमवर्क। तो EF कोर हम इसी को कहते हैं। तो अगर आप देखोगे एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क इज अ पॉपुलर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर फॉर .NET डेवलपर्स, यानी कि जो .NET के अंदर डेवलपमेंट करते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन टूल कौन है, ये है तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, लेकिन नाम इसका कौन सा है, EF कोर, ठीक है। तो सेम यही है, अगर आप फिर से चेक करोगे, देखो आप देखो यहाँ पर इसने दिखाया है, ये दिखाएगा आपको कि डेटाबेस और आपकी ASP.NET कोर की जो ऐप है उसके बीच में EF कोर क्या है, एज अ मिडल मैन, एज अ मिडल वेयर, ठीक है। यानी कि आपको बातें करनी है EF कोर के साथ, EF कोर बातें करेगा DB के साथ, आपका डायरेक्ट DB के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी का भी इशू होता है, मतलब इसमें एक चीज़ है कि EF कोर जो है ना वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, बाकी सब चीज़ें भी है इसमें। लेकिन अभी मैं आपको मतलब ऊपर से ही बोल रहा हूँ कि दैट देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है। आपकी जो .NET की ऐप है वो EF कोर के साथ कम्युनिकेट करेगी एंड EF कोर कम्युनिकेट करेगा
DB के साथ। तो उस हिसाब से मैंने कल कहा था ना कि दैट EF कोर, जैसे मैंने कल आपको मिडलवेयर्स के बारे में बताया था, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि दैट EF कोर इज़ लाइक ए मिडलवेयर। ये DB और हमारी ASP.NET कोर ऐप को कम्युनिकेट करवाता है आपस में। तो ठीक है, जब हम CRUD ऑपरेशन चलाएंगे हमने EF कोर के ऊपर चलानी है, ठीक है, और EF कोर उन CRUD ऑपरेशंस को किस पे चलाएगा, DB के ऊपर। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर काम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो इसने भी यहाँ पर, इसमें बहुत सारी इमेजेस, देखो इमेजेस से समझना ईजी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी इसने यही बोला कि ये आपकी DB है, मान लो ये आपका DB है, DB जो और आपका एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के बीच में कौन है, ORM, और ORM जो है ना वही फिर आगे जाकर डेटा स्टोरेज के साथ बातें करता है। यानी कि हम जब कोई क्वेरी लिखेंगे, हमें क्वेरी किसके ऊपर अप्लाई करनी है, हमें मान लो एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ काम है। एंटिटी फ्रेमवर्क फिर आगे जाकर ADO.NET के साथ काम करता है जो कि ड्राइवर है, और ADO.NET फिर डेटाबेस के ऊपर क्वेरीज एग्जीक्यूट करता है, एंड देन वहाँ से जो डेटा वापस आता है वो भी, यानी कि ये ड्यूप्लेक्स चैनल में बातें होती है। यानी कि डेटाबेस भी डायरेक्टली हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं करेगी, डेटाबेस भी किसको देगी अपनी अपडेट्स, वो अपडेट्स देंगी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को, एंड वो फिर हमें अपडेट देगा। तो ये इनके, यानी कि इस तरह से आप समझो कि जब लड़का और लड़की के बीच में शादी हो जाती है ना, तो हम उसमें रखते हैं ना मिडल मैन को। आप देखते हो कि कभी भी लड़का और ये जो लड़की की फैमिली है ना वो डायरेक्टली बात नहीं करते, वो किसको भेजते हैं, हाँ तुमसे समझ मेरे सुना, मिडल मैन को बोलते हैं कि चलो उनको ऐसे बोलना कि फलानी दिन आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, 4 बजे आओ, महाराज आवा। वो डायरेक्ट बात नहीं करते। बाद में जब उनके बीच में शादी हो जाती है, 1-2 साल हो जाता है, तो बाद में फिर वो बीच में मिडल मैन को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है ना, इट्स लाइक अ मिडल मैन बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड अ डेटाबेस। तो हमें इसी के बारे में अभी बातें करनी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। सो वी हैव टू यूज़ नाउ EF कोर, हाँ हमें EF कोर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये EF कोर को कैसे इस्तेमाल करें, अब ये आ गया ना, अब ये दूसरी चीज़ आ गई। अब EF को अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ EF कोर, तो आप बोलेंगे कि EF कोर इज़ एन ORM। अब आप सोचो कि क्या ORM मतलब यही एक मतलब ORM है? नहीं, बहुत सारे ORM है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, ये .NET का ORM है, ठीक है। ये जो ORM की हमने बात की ना, किसकी, ये ना EF कोर। EF कोर किसका ORM है? .NET का, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। तो .NET भी माइक्रोसॉफ्ट से ही है, और EF कोर भी कहाँ से है? EF कोर भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिज़ाइन किया है। लेकिन क्या होगा कि दैट अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, या PHP में काम कर रहे हो, या जावा में काम कर रहे हो, यानी कि अगर हम किसी डिफरेंट लैंग्वेज में काम कर रहे हो, उन डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी अपने अपने ORM होते हैं। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है कि दैट हम कभी भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली बातें नहीं करते, हम डायरेक्टली CRUD ऑपरेशंस नहीं चलाते इनके ऊपर, हम डायरेक्टली क्वेरीज एग्जीक्यूट डेटाबेस के ऊपर नहीं करते। हम हमेशा बीच में किसको रखते हैं? एक ORM को, और हर किसी लैंग्वेज का, हर किसी फ्रेमवर्क का अपना अपना ORM है। जैसे कि अगर आप देखोगे, हमने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में MongoDB का यूज़ किया था, तो हमने वहाँ पर Mongoose का इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पर Mongoose हम एज एन, ठीक है, आपको नहीं पता उसके बारे में, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ORM के बारे में, जैसे शाहिद और मुजम्मिल जो है, इनको पता होगा कि दैट हमने MongoDB का भी एक ORM होता है Node.js के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? Mongoose, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग हर किसी लैंग्वेज में है, ठीक है। लेकिन जो .NET का है, .NET को हम EF कोर कहते हैं। ओके, अब आप एक काम करो, एक वेबसाइट है जिसका नाम है NuGet पैकेज मैनेजर। क्या है? NuGet पैकेज मैनेजर। देखो यहाँ पर भी आपने आज तक काम नहीं किया होगा C# के अंदर। अभी NuGet पैकेज मैनेजर क्या है? देखो, आप ऐसा समझ लो कि प्ले स्टोर की तरह है। यहाँ से आप वो मिडलवेयर्स जो है ना, जैसे अभी EF कोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। EF कोर क्या है? एक पूरा फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर। EF कोर एक पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर, एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर भी तो प्रोग्राम ही होता है ना। अब क्या आप EF कोर खुद से लिखोगे? नहीं, EF कोर माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेबसाइट बनाई, उसका नाम क्या है? NuGet पैकेज में NuGet.org। यहाँ पर आप जाओगे एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है EF कोर। आपको ऐसे एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये रखे हैं एक जगह पर सेव। तो फिलहाल आप ऐसे सर्च करो एंटिटी फ्रेमवर्क, और अब जब आप यहाँ पर सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर निकल के आएगा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 10.0। और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, EF कोर रिलेशनल, EF कोर एनालाइजर्स, EF कोर एब्स्ट्रैक्शंस, EF कोर डिज़ाइन, EF कोर SQL सर्वर, EF कोर टूल्स। देखो 3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर।
आपको एक तो ये चाहिए, पहला वाला माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है, जो टॉप में है, सबसे टॉप में। दूसरा आपको चाहिए, बिकॉज आप एसक्यूएल सर्वर के साथ बातें करना चाहते हो ना, आपको एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना है, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। कितनी हो गई? 2। एंड एक और है, दैट्स कॉल्ड एज टूल्स। टूल्स दिख रहा है कहीं पे? हाँ देखो, ये है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ठीक है। तो आपको इस तरह, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, तो ये लाइन देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा, डॉट नेट एड पैकेज, इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने कोड में जाओ, टर्मिनल ओपन करो, ठीक है, और वहाँ पर इस कोड को रन करो, यानी कि, लेकिन कहाँ पे रन करना? अपने प्रोजेक्ट में। देखो आप, मैं अभी कहाँ पर हूँ? मैं हूँ P2 वेब MVC के अंदर, तो वहीं पे आपको ये रन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा वही लाइन जो मैंने वहाँ से लाई, तो ठीक है, आप देखोगे जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चेक करो, दिस इज कॉल्ड एज CSproj फाइल, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करते हो, ये P2 वेब MVC जो ना आपका नेम स्पेस है, जब आप P2 वेब MVC पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे अपनी कौन सी फाइल? CS प्रोजेक्ट फाइल। अब CS प्रोजेक्ट फाइल में आप चेक करो, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, इनको आप नज़र रखना। जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, ठीक है, तो आप देखना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आप ये जो अगर ये सब कुछ अच्छे से हुआ होगा तो आप देखेंगे कि दैट इस CSproj फाइल में कुछ चेंजेस हुई होंगी, ठीक है। नहीं हुई, कोई बात नहीं। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो इंस्टॉल हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन एक जगह पर और भी आप चेक कर सकते हो, वो है डिपेंडेंसीज में। ये आप देख रहे हो डिपेंडेंसीज में एनालाइजर्स है, फ्रेमवर्क्स है ना, वहाँ पर डिपेंडेंसीज भी होनी चाहिए थी, यानी कि वहाँ पर एक और फोल्डर बनना चाहिए था। इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप मैसेज देखोगे कहीं पे लिखा होगा कि दैट ईदर इट गॉट कैंसल्ड और इट इज हैविंग एरर, ठीक है। अब देखो एरर किस बात का, मैं आपको बताऊं। ये जो फॉर एग्जांपल हमने EF कोर इंस्टॉल अभी किया, दिस इज वर्जन 10, एंड वर्जन 10 जो है वो कंपेटेबल होगा किसके साथ? वो .NET 10 के साथ कंपेटेबल होगा, बिकॉज .NET 10 इज ऑलरेडी इन द मार्केट, ठीक है। .NET 9 भी है, .NET 10 भी आ गया, हम .NET 8 यूज़ कर रहे हैं। हमने .NET 8 क्यों यूज़ किया है? इसकी रीज़न है, बिकॉज .NET 8 का अगर आप देखोगे उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, लॉन्ग टाइम सपोर्ट, यानी कि वो अभी 2-3 साल तक चलेगा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि .NET में जो इवन नंबर होगा, जैसे .NET 8 उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, .NET 9 का लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है। अभी .NET 10 आ गया, और ये जो ये वाली लाइब्रेरी है ये किसकी है? ये 10 की है, जबकि मेरे सिस्टम पर .NET 8 चल रहा है। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये वर्जन्स जो है ना कंपेटेबल नहीं है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पर ये जो लिखा है ना वर्जन 10.0.0, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मुझे ये वाला वर्जन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पुराना वाला वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर वर्जन्स में जाओ, देखो ये जो 10 है ना, ये प्रीव्यू मोड में है। प्रीव्यू मोड मतलब ये अभी 2 दिन पहले आया है, लाइक इट इज़ अपडेटेड लाइक 2 days ago। और इसका जो इससे पहले वाला वर्जन था 1.25, यानी कि 10th .NET 10 प्रीव्यू 1.25, वो 23 days पहले आया हुआ है। और देखो अभी इसके कितने डाउनलोड्स हुए हैं? 660। हमें कौन सा वाला यूज़ करना है? वी हैव टू यूज़ आवर .NET 8 वाला, ठीक है। तो .NET 8 वाला, उसमें से भी आप देखो कि आपका जो SDK होगा, ठीक है, सेम टू सेम वर्जन्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप .NET 8 यूज़ कर रहे हो तो 8 वाले सारे आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। अभी चेक करो, ये वाला 8.0.13, इसके कितने डाउनलोड्स हैं? इसके हैं 1,30,2959, और ये 1 मंथ पहले अपडेट हुआ है, ठीक है। तो आप जो है अपने .NET SD के हिसाब से इनको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, क्योंकि मैंने पहले से ये चीज़ सॉल्व कर ली है। तो हमारे पास, मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ, उसका नाम है readme.md फाइल। क्या है? readme.md फाइल। ये क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं मार्कडाउन फाइल। क्या बोलते हैं? ये मैं आपके प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। इस मार्कडाउन फाइल में क्या है, चलो चेक करते हैं। अब इसमें आप देखो, नाउ यू डोंट हैव टू गो टू द NuGet पैकेज, एंड आपको उतनी बड़ी मेहनत नहीं उठानी, आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी अब वहाँ से। जो हम देखो हम क्या करेंगे, मैंने कौन सी फाइल लाई?
readme.md। तो readme.md फाइल में क्या है, मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है। देखो मैं यहाँ पर ये वाला वर्जन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। कौन सा वाला? वर्जन 9.0.1, बिकॉज ये मेरे .NET 8 के साथ कंफर्टेबल है, और अगर आप में से किसी को .NET 9 है उसके साथ भी कंफर्टेबल है। तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा फिर? ये वाली .NET एड पैकेज Microsoft.Entity Framework Core -- वर्जन 9.0.1। तो ठीक है, तो मैं ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मैंने न्यूगेट पैकेज से ही लाया है, लेकिन आप याद रखो वर्जन कौन सा है, 9.0.1, यानी कि ये वाला है 9.0.1। इसके सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, और ये 2 मंथ है इसके 3,99,000 डाउनलोड्स हैं। और इसका मतलब है कि दैट ये 9.0.0 एंड 9.0.1 ये ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग 9.0.1 राइट नाउ। आपको सीधा पता चलेगा ना कि डाउनलोड हिस्ट्री से ही आपको पता चल जाएगा कि दैट कौन अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी अगर .NET 10 वाला देखोगे तो वो तो भी 660 लोगों ने ही यूज़ किया पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमने 9.0.1 उठा लिया। अगर आप इसी के ऊपर क्लिक करोगे 9.0.1 के ऊपर, तो आप देखोगे वो कमांड जो मैं वहाँ पर रन करने वाला हूँ ना, ये है वो, ठीक है, दिस वन .NET एड पैकेज Microsoft.Entity Framework Core वर्जन 9.0.1। मैंने यहीं से कॉपी किया है, कॉपी, और फिर मैं यहाँ पर पेस्ट। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपका काम आसान कर दिया। मैंने सारी की सारी फाइलें कहाँ पर रख दी, मैंने सारे कमांड्स यहीं पर रख दिए। तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और रन कहाँ पे करूँगा, अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दिया। .NET एड पैकेज Microsoft.Entity Framework को वर्जन 9.0.1 एंटर करते हैं, देखते हैं ये होगा कि नहीं। अब देखो ये होगा, और इसने कोई एरर भी नहीं दिया। और चेक करो डिपेंडेंसीज में एक तीसरा फोल्डर आ गया पैकेजेस के नाम से, पहले नहीं था, पहले वहाँ पर 2 ही फोल्डर थे, एनालाइजर्स एंड फ्रेमवर्क्स, लेकिन अब वहाँ पर पैकेजेस नाम से भी एक फोल्डर आ गया। और अगर आप चेक करोगे कि व्हाट इज इन द पैकेजेस, तो आप देखोगे पैकेजेस में है Microsoft.Entity Core Framework 9.0.1, एंड वो जो CSproj फाइल है, CSproj फाइल में भी इसका जिक्र होगा। चेक करो, लिखा है यहाँ पर पैकेज रेफरेंस इंक्लूड Microsoft.Entity Framework Core वर्जन 9.0.1। तो इसका मतलब CSproj में भी आ गया, और यहाँ पर डिपेंडेंसीज में भी इसकी ये जो है आ गया, पैकेज फाइल आ गई। अब मैं एक काम करूँगा, जल्दी से जितने भी पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करने हैं वो मैं सारे इंस्टॉल करूँगा। देखो एक तो मुझे ये करना है, पहली लाइन याद रखना, और दूसरा लाइन, लेकिन याद रखो कि अब अगर आप 9.0.1 यूज़ कर रहे हो तो सबके 9.0.1 ही यूज़ करना। तो अब मैं ये वाला दूसरा वाला यूज़ करूँगा .SQL सर्वर। तो इसको भी कॉपी करके इसमें क्या कर देंगे, पेस्ट, और चलो ये भी एंटर कर देंगे। ओके, ये भी हो जाएगा। इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के बगैर नहीं होगा, बिकॉज ये डाउनलोड पता है कहाँ से हो रहा है, न्यूगेट से। तो न्यूगेट पैकेज मैनेजर क्या है, कुछ नहीं है, बस वहाँ पर आप .NET की जो लाइब्रेरीज़ है ना, आपकी जो स्टैंडर्ड .NET लाइब्रेरीज़ हैं, आप उन .NET लाइब्रेरीज़ को वहाँ से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। चलो मैं टूल्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, तो चलो ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ओके, सही है ना। तो तीनों इंस्टॉल हो गए बस, और मुझे readme.md से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब ज़रा देखिए पैकेजेस में कितने पैकेजेस आ गए, 3। कौन कौन सा? फ्रेमवर्क कोर, फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर एंड फ्रेमवर्क कोर .tools। एंड बताओ CSproj फाइल में क्या होगा? CSproj फाइल में भी 3 चीज़ें हैं, देखो बराबर है ना, SQL सर्वर एंड tools। तो इट मीन्स तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो मेरे इसमें प्रोजेक्ट में आ गई। ओके, तो readme.md फाइल में यहीं पे रखता हूँ। आप जब जाओगे ना कहाँ पर, गिटहब पर, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो मेरा गिटहब है ना, जो ये कहाँ पर होगा, ShinyGit007। तो जो मैंने आपको इससे पहले गिटहब रिपोजिटरी सेंड की हुई है, तो आप गिटहब पे जाओ, वहाँ पर 007 ढूंढो। आपकी भी थी शायद रिपोजिटरी वहाँ पर, आप सिर्फ वहाँ पे 007 को ढूंढना, या चलो मैं इसको शेयर कर देता हूँ बाद में, मुझे सिर्फ याद दिलाना आप, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अब जो है ना, ये readme.md में ही आपका यहाँ पर सोल्यूशन है। आपको बस ये पहले 3 क्या करने हैं, इंस्टॉल, इनको एक एक करके टर्मिनल में रन करना है, एंड वो तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज CLI। क्या बोलते हैं इसको? .NET CLI। जो हमने अभी यूज़ किया ना, इसको क्या बोलते हैं? .NET CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। यानी कि मैं चीज़ें इंस्टॉल कैसे कर रहा हूँ, बाय यूजिंग द टर्मिनल, ठीक है। तो मैंने टर्मिनल का यूज़ करके चीज़ें इंस्टॉल कर दी डायरेक्टली, ठीक है। अब जो विजुअल स्टूडियो में काम कर रहा होगा वो 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, वो वहाँ पर टर्मिनल का भी इस्तेमाल कर सकता है, एंड वहाँ पर न्यूगेट पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, वहाँ पर बाज़ाब्ता ये होता है
यूज़र इंटरफेस, वहाँ पर बाज़ाब्ता से निकलता है सारा और वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो पर, ठीक है, फिर बिकॉज लेकिन अभी हम VS कोड पे काम कर रहे हैं तो अभी तो हम CLI का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो क्या करना है नाउ। चलो डिपेंडेंसीज में तो 3 चीज़ें आ गई। अब अगर मैं यूज़ करूँ लाइक मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। देखो मैं अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा डेटा। क्या नाम रखा? डेटा। तो मैंने डेटा नाम से एक फोल्डर बनाया। ये कहाँ पर बना भाई? इसको बनाना है हमें, ये हमें बनाना है P2 वेब MVC के अंदर। ये मैंने कहाँ पर बना दिया, ठीक है। देखो भाई इसको डिलीट करते हैं वापस, डेटा विल बी रिमूव्ड। हमें ये बनाना है इधर पे, ठीक है, हमें P2 वेब MVC के अंदर बनाना है फोल्डर। तो ठीक है, आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेटा, और देखो ये डेटा नाम का फोल्डर इधर आ गया, ठीक है। इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, और वो एक क्लास होगी, ठीक है। मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा SQLDB कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम रखा मैंने? SQLDB कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने ऐसे नाम रखा SQLDB कॉन्टेक्स्ट, सही है, SQLDB कॉन्टेक्स्ट। बताओ अब SQLDB कॉन्टेक्स्ट नाम से क्या क्रिएट हो गई? एक क्लास। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इनहेरिट करूँगा, ठीक है। मैं इसको इनहेरिट करूँगा DB कॉन्टेक्स्ट के साथ। किसके साथ? DB कॉन्टेक्स्ट के साथ। चेक करो, देखो मैं इसको इनहेरिट करूँगा किसके साथ? आप जब लिखोगे DB कॉन्टेक्स्ट तो वहीं से निकल के आएगा, लेकिन चेक करो, दिस DB कॉन्टेक्स्ट बेस क्लास इज कमिंग फ्रॉम Microsoft Entity Framework Core। विदाउट इंस्टॉलिंग द फ्रेमवर्क कोर DB कॉन्टेक्स्ट नाम की कोई क्लास आपके .NET के अंदर है ही नहीं। समझ रहे हो? यानी कि .NET में है DB कॉन्टेक्स्ट नाम की क्लास, लेकिन कब? जब आप ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। इसका मतलब DB कॉन्टेक्स्ट है कहाँ पर? इट्स अ क्लास बट इट्स अवेलेबल इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .db कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? नाउ यू कैन डू मैनी थिंग्स, लाइक आप इसका SQLDB कॉन्टेक्स्ट का एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, उसमें आप ऑप्शंस, बेस ऑप्शन चला सकते हो। और आपको यहाँ पर चाहिए एंटिटीज़। क्या चाहिए? मैं आपको एंटिटीज़ समझाता हूँ कि व्हाट इज़ एंटिटीज़, ठीक है। तो मैं इसको कमिट आउट करता हूँ। एंटिटीज़ क्या होती हैं समझो। एंटिटीज़ मान लो दो, एक चीज़ है, एक होता है एंटिटी, दूसरा हो गया एंटिटीज़, ठीक है, ओके। तो एंटिटी मान लो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम एंटिटीज़ बोलते हैं। ये मतलब इनकी टर्मिनोलॉजी है, किनकी? DB को, मतलब ये SQL, ये जो हम EF कोर यूज़ कर रहे हैं ना, EF कोर का नाम क्या है? एंटिटी फ्रेमवर्क। तो ये जो है ना, ये हर किसी चीज़ को वहाँ पर क्या बोलते हैं? एंटिटी। मतलब इन्होंने यही वर्ड्स इस्तेमाल किए, एंटिटी। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पर DB सेट। क्या लिखूंगा? DB सेट। अब DB सेट अगर आप देखोगे, DB सेट इज अ टाइप्ड एंटिटी। क्या है? इट्स अ टाइप्ड एंटिटी। तो मैंने लिखा DB सेट, ठीक है, और DB सेट के अंदर मुझे इसकी टाइप बतानी पड़ेगी। मुझे DB सेट की क्या बतानी पड़ेगी? टाइप। और वो टाइप मुझे इस तरह से ग्रेटर देन एंड लेस देन में रखनी पड़ेगी मुझे, यानी कि मुझे टाइप, यानी कि DB सेट इज ए टाइप्ड एंटिटी। क्या है? अगर आप देखो, अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे आपको निकल के आएगा, अ DB सेट कैन बी यूज्ड टू क्वेरी एंड सेव इंस्टेंस ऑफ T एंटिटी, लिंक क्वेरीज अगेंस्ट DB सेट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वेरीज अगेंस्ट द डेटाबेस। ओके, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि आप जो DB सेट है ना, DB सेट के अंदर आपको एक टाइप्ड, यानी कि आपको एक टाइप्ड डॉक्यूमेंट इसके अंदर डालना पड़ेगा। यानी कि आपको, इन शॉर्ट, हम डॉक्यूमेंट्स कभी कभी ऑब्जेक्ट्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप DB सेट जो है, DB सेट किसको करोगे? यूज़र क्लास को। वो जो यूज़र क्लास थी, देखो मैंने यूज़र क्लास को इंपोर्ट किया, कहाँ से? डॉट मॉडल से, है ना। तो मैंने लिखा DB सेट, और हाँ, आप चाहते हो कि ये पब्लिकली अवेलेबल हो तो आप लिखो पब्लिक DB सेट। इसका मतलब हुआ कि दैट SQLDB कॉन्टेक्स्ट इज ए क्लास एंड मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? प्रॉपर्टीज। बताओ भाई, आपने लिखा DB सेट यूजर, और इसका नाम आप क्या रखोगे? देखो यूजर्स, क्योंकि यूजर ऑब्जेक्ट से जितनी भी एंटिटीज निकलेंगी वो क्या होंगी? वो यूजर्स होंगे, है ना। वो यूजर हमारे पास एक क्लास है। अभी जो भी ऑब्जेक्ट यूजर क्लास से इनहेरिटेंस लेकर आएगा वो क्या होगा? वो यूजर्स होंगे। तो हमने लिखा पब्लिक DB सेट यूजर, यूजर्स, फिर हम लिखेंगे वही गेट सेट। तो मान लो ये भी क्या है? ये भी इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि SQLDB कॉन्टेक्स्ट इज ए क्लास टेकिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम DB कॉन्टेक्स्ट
एंड इट इज हैविंग दिस एंटिटीज जिनको मैंने कहा, दीज आर एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्लास। एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्या है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इसकी। और बताओ यूजर्स जो है, यूजर्स क्या है? अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो ये बोलेगा कि एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, इट्स अ लोकल वेरिएबल एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स। लेकिन बताओ इस लोकल वेरिएबल की इनहेरिटेंस कहां से है? इसकी इनहेरिटेंस है यूजर से। और यूजर कौन है? यूजर वो मॉडल है। तो आपने लिखा डीबी सेट यूजर यूजर्स, ठीक है। और डीबी सेट जब आप लिखते हो, अब ऑब्वियसली सी शार्प में कोई डीबी सेट नाम की कोई इस तरह से डेटा टाइप नहीं थी, है ना। तो ये क्या है, ये डीबी सेट क्या है? असल में ये डीबी कॉन्टेक्स्ट से आता है, क्योंकि आपको पता है कि दैट एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट इज टेकिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो दैट्स वे आप इसके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। आप इसको सिंपली बोलते हो कि दैट पब्लिक डीबी सेट इज अ टाइप्ड एंटिटी, आप उसमें यूजर डाल देते हो और आप बोलते हो कि वो यूजर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें एंटिटी टाइप कर दी। तो ठीक है, ये फिलहाल हो गया डेटा, ओके। अब इसके बाद आपको माइग्रेशन रन करनी है, लेकिन माइग्रेशन रन करने के लिए आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन यूजर्स को कहीं पे सेव रखना चाहोगे तो वो यूजर्स कहाँ पर सेव रखेंगे? डेटाबेस में। तो आपको एक डेटाबेस चाहिए। तो ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कौन सी डेटाबेस का यूज़ करूँगा? मैं लिखूँगा मॉन्स्टर ASP, ठीक है। मॉन्स्टर ASP जो है, मॉन्स्टर ASP एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर अकाउंट बना लेना अगर किसी को क्लाउड डेटाबेस यूज़ करनी है। वेल, क्लाउड डेटाबेस यूज़ करना आसान है, पता है क्यों? इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारा कुछ इंटरनेट पे रहेगा। कल को अगर आप दूसरे लैपटॉप से भी काम करोगे तो आपका डेटा सेफ रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि देखो आपका क्या होता है कि कभी एसक्यूएल सर्वर बैठ गया, कभी वो अनइंस्टॉल हो गया, कभी उसकी की नहीं मिल रही, है ना। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस यहाँ पर एक करो लॉगिन, फिर जाओ कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पर आपको बाज़ाब्ता से डेटाबेसेस बना सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाता हूँ और उसी डेटाबेस को मैं कनेक्ट करूँगा किसके साथ? अपने इस डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर मैंने 3 डेटाबेसेस बनाई हैं, उसमें से मैं देखता हूँ कि मेरी कौन सी डेटाबेस वर्किंग में है। और हाँ, एक ही चीज़ याद रखना कि आप 3 ही डेटाबेसेस बना सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर है कि आप कितनी डेटाबेस बना सकते हो? आप एक ही डेटाबेस बना सकते हो। इसकी रीज़न है क्योंकि ये बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा डेटाबेस चाहिए तो आपको ये पेड पड़ेगा, मतलब आपको ख़रीदना पड़ेगा ये। एंड इट इज़ $2 पर मंथ, एक मंथ के लिए आपको $2 प्रोवाइड करने। लेकिन आपका डेटा सेफ रहेगा और क्लाउड में रहेगा। चेक करो, मैं इस डेटाबेस को, ये वाली सेंटर वाली डेटाबेस है ना DB1343, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये किसी काम की नहीं। तो मैंने ये डेटाबेस डिलीट कर दी। 2 मेरे पास ऑलरेडी है तो वो तो मुझे चाहिए। अब मैं देखो करना क्या है आपको। यहाँ पर जब आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, आप जाओगे डेटाबेसेस में, आप यहाँ पर क्या करोगे? ऐड डेटाबेस, ठीक है भाई, ऐड डेटाबेस। बाद में इसमें देखो आपको क्या मिलेगा? फ्री डेटाबेस, ठीक है। फ्री डेटाबेस आपको फ्री पे ही क्लिक करना है। फ्री में आपको 1 GB का डेटा मिल जाएगा, 1 GB डिस्क स्पेस। उसमें आप पता नहीं मिलियंस ऑफ रोज रख सकते हो, ठीक है। तो हम फ्री डेटाबेस के साथ जाएंगे, तो सिलेक्ट फ्री डेटाबेस, ओके। इसके बाद आप चेक करो, डेटा सेंटर विल बी इन द यूरोप, यानी कि आपकी जो डेटाबेसेस हैं वो कहाँ पर सेव हो जाएंगी? वो यूरोप के किसी सर्वर पे हो जाएंगी। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए SQL सर्वर 2022, यानी कि आपको जो डेटाबेस चाहिए वो किस फ्लेवर की होनी चाहिए? उसमें इंजन कौन सा होगा? डेटाबेस इंजन होगा MS SQL। अलबत्ता इसमें आप MySQL भी यूज़ कर सकते। देखो आपको पता है कि दैट SQL के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट तरह के SQLs बनाए हैं। जैसे कि SQL हो गया एक, MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा हो गया MySQL, Oracle भी है, MS Access भी है, बहुत सारे MS SQL डेटाबेस एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। Postgres SQL, वो भी SQL ही है। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए MS SQL। तो मैंने MS SQL रखा, बाकी किसी के साथ छेड़ने की जरूरत नहीं है, यूरोप ही है, रखने दो, यहाँ पर भी रहो, ऐसे ही क्रिएट कर लो। तो आप देखोगे विद इन सेकेंड्स यहाँ पर डेटाबेस क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। लेकिन आप याद रखना कि दैट आप किस पर काम कर रहे हो भी।
आप क्लाउड डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो। इससे थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा आपको कि क्लाउड में डेटाबेसेस कैसे होती हैं, वरना आप हमेशा लोकल होस्ट पे ही बनाते रहोगे, ठीक है। और जो चीज़ लोकल होस्ट पे बनती है वो हमेशा लोकल होस्ट पे ही रहती है फिर, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पर इस डेटाबेस का नाम देख लो आप, क्या आ गया, इसका आ गया नाम DB15914। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें अभी यूज़र्स चेक करते हैं, इस रिमोट एक्सेस इसका डिसेबल्ड है। रिमोट एक्सेस का मतलब है कि दैट क्या आप इस डेटाबेस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड। तो आपको रिमोट एक्सेस को क्या करना पड़ेगा, एनेबल। जैसे ही आप रिमोट एक्सेस को एनेबल करोगे तो आप देखेंगे ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, हो गया ग्रीन। इसके बाद आप जाओ ओवरव्यू में वापस, ठीक है, और चेक करो, यहां पर है मेरे पास रिमोट पब्लिक कनेक्शन। क्या है, रिमोट पब्लिक कनेक्शन। मैं इस पब्लिक कनेक्शन को जो है उठा के यहां पर Ctrl+C करके जो है सेव किया मैंने फिलहाल इसको, और मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में ले जाऊंगा। आया समझ? तो मैंने क्या किया, मैंने एक मॉन्स्टर ASP पे एक डेटाबेस बनाई, उसका रिमोट एक्सेस एनेबल किया, एंड रिमोट एक्सेस एनेबल करने के बाद जो मुझे उन्होंने कनेक्शन स्ट्रिंग दी, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मैं जाऊंगा ऐप सेटिंग्स में, किन में, और ऐप सेटिंग्स में मैं लिखूंगा यहां पर कनेक्शन स्ट्रिंग्स। क्या लिखेंगे, कनेक्शन, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग्स वहीं से लिखा है इसने, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और आप लिखोगे मेन, लेकिन ये जेसन फाइल है तो इसमें डबल कोट्स में सब कुछ रहता है, मेन, और मेन में आप कर दो डबल कोट्स में वो पेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब चेक करो, देखो भाई, तो बताओ मैंने क्या किया, मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग, मैंने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखा कनेक्शन स्ट्रिंग्स कोलन करली ब्रेसेस, फिर मेन के अंदर मैंने ये कनेक्शन स्ट्रिंग सेव कर दी। अब बताओ ये किस सर्वर की है, DB15914। देखो इसमें क्या होगा, इसमें यूजर आईडी होगी, वो मेरी इसमें यूजर आईडी है, और इसमें मेरा पासवर्ड भी है। विदाउट दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इट मीन्स अगर मैंने रिमोट एक्सेस एनेबल किया भी, बट स्टिल विदाउट दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। देखो आपकी जो डेटाबेसेस होती है ना आपके सिस्टम पर, वो तो पता ही है कि दैट वो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपके सिस्टम पर है ना। उसमें हम अक्सर करते हैं इस्तेमाल विंडोज ऑथेंटिकेशन का। आपने देखा होगा, आप वहां पर विंडोज ऑथेंटिकेशन को टिक मारते हो, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि वो विंडोज उसको ऑथेंटिकेट कर देता है। जो आपका पासवर्ड होता है ना लैपटॉप का, वही पासवर्ड डेटाबेस का भी होता है, ठीक है, मोस्टली। तो यहाँ पर वहाँ पर पासवर्ड होता ही नहीं है, मान लो वहाँ पर आप विंडोज़ की ही जो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन होती है उसी को आप डेटाबेस के ऊपर भी लगा देते हो। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, एनक्रिप्ट ट्रू है, यानी कि डेटा एनक्रिप्ट भी हो रहा है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट्स ट्रू। तो ये जो है ना, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर सेव कर दी। अब इससे देखो ये फ़ायदा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटाबेस को सिर्फ मैं एक्सेस करूँगा। ऐप सेटिंग डॉट जेसन जो है, ये जो है कल को जब मैं गिटहब पे कोड चढ़ाऊंगा, अब ये गिटहब पर जब कोड चढ़ाएंगे तो ये फाइल भी तो चढ़ जाएगी ना। तो हम इस फाइल को गिटहब पर नहीं चढ़ाते। ऐप सेटिंग डॉट जेसन में इस फाइल को हम गिटहब पर नहीं चढ़ाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने मेरे गिटहब से देख लिया तो हो गया ना फिर डेटाबेस चोरी, है ना। तो डेटाबेस से डेटा चोरी हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन को, यहां पर आपको ये भी समझ में आएगा कि दैट ऐप सेटिंग डॉट जेसन का काम क्या है। ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में हम वही चीज़ें रखते हैं जो एक तरह से हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, जैसे हमारे पासवर्ड्स, हमारी API कीज़, हमारा API सीक्रेट, हमारे यूज़र आईडीज़, पासवर्ड्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर याद रखना कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन में क्या सेव रखे जाते हैं, क्रेडेंशियल्स। आपको मान लो कहीं पे अपना ये सेव रखना होगा, लाइक ईमेल आईडी सेव रखनी होगी या पासवर्ड सेव, तो वो यहीं पे रखते हैं। बाद में इस फाइल को हम गिटहब पर चढ़ाते भी नहीं है, ठीक है, इसको हम वहाँ पर इग्नोर करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने फिलहाल कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे रखा, ओके। अब अगर आपको कोई चीज़ कनेक्शन स्ट्रिंग से लानी हो, मतलब अगर कोई चीज़ हमें कहाँ से लानी है, कनेक्शन स्ट्रिंग से, तो हम कॉन्फ़िगरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस एक क्लास है, इंटरफेस है, आई कॉन्फ़िगरेशन, क्या नाम है उसका, आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस है, जो हम फॉर एग्जांपल जिससे हम ऐप सेटिंग्स में जो रखी हुई चीज़ें हैं ना उनको लाते हैं। तो ठीक है, अब समझो इसको पहले।
अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी है, देन हम उसके बाद शायद माइग्रेशंस को रन कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो बॉयलर प्लेट कोड है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि वो बॉयलर प्लेट कोड में क्या है। आई थिंक दिस वन, नो ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। देखो दिस बॉयलर प्लेट कोड, आपको दो चीज़ें करनी, एक तो आपको DI करना है, DI समझते हो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके। और दूसरी चीज़ आपको करनी है काम, आपको फॉर एग्जांपल SQL सर्वर के साथ कनेक्ट भी होना है बाय यूजिंग दैट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो उसके लिए जो हम फंक्शन लिखेंगे वो आप चेक करो वो क्या है। हम लिखेंगे builder डॉट सर्विसेज एट DB कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखेंगे? builder डॉट सर्विसेज एट DB कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखेंगे? देखो जैसे यहां पर लिखा था ना, builder डॉट सर्विसेज एड कंट्रोलर विद व्यूज। आपको पता है पहली चीज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ कंटेनर, देन द सेकंड थिंग इज एडिंग सर्विसेज टू द कंटेनर। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अनदर सर्विस टू द कंटेनर, यानी कि मैं एक और सर्विस ऐड करने वाला हूं कंटेनर के ऊपर, और दिस टाइम आई विल बी एडिंग DB कॉन्टेक्स्ट। वो DB कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया हुआ है कहां पर? डेटा नाम के फोल्डर के अंदर। तो आई विल बी राइटिंग builder, ठीक है, builder डॉट सर्विसेज, क्या लिखा आपने? builder डॉट सर्विसेज डॉट एड, ठीक है, एड DB कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखेंगे? एड DB कॉन्टेक्स्ट, सही है ना? देखो एड DB कॉन्टेक्स्ट। अब एड DB कॉन्टेक्स्ट को भी टाइप चाहिए, इसको भी क्या चाहिए? टाइप। और इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप आप इस तरह से लिखोगे, इसकी टाइप है जो आपने डेटा नाम के फोल्डर में बनाई, तो इसकी टाइप है SQL, ठीक है, DB कॉन्टेक्स्ट। तो कहीं से निकल के आएगा SQL DB, देखो आ गया आ गया आ गया आ गया, ये देखो SQL DB कॉन्टेक्स्ट। तो सही है ना? और बाद में आप इसको कॉल करोगे ऐसे, और लास्ट में क्या लगा दोगे? टर्मिनेटर, ठीक है। तो builder डॉट सर्विसेज एट DB कॉन्टेक्स्ट, और फिर क्या है? SQL DB कॉन्टेक्स्ट। अब ये SQL DB कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये DB कॉन्टेक्स्ट की टाइप है, और ये हमने कहां पर बनाई है? ये हमने डेटा नाम के फोल्डर में बनाई, यानी कि ये भी एक क्लास ही है। तो याद रखना, क्लासेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज डेटा टाइप्स। इसके बारे में पता था आपको? नहीं पता था? फिर क्या C# आपने पढ़ा है? चेक करो। अगर मैं आपको मॉडल्स में ले जाऊं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है ना? आपको पता है स्ट्रिंग क्लास है। देखो स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है। तो क्लासेस कैन बी यूज्ड एज डेटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग भी असल में कहीं पे क्लास है, और ये कहां से आ रही है? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग से, यानी कि .NET कोर की जो मेन लाइब्रेरी है ना, सिस्टम जो है ना, सिस्टम हमारी .NET कोर में मेन लाइब्रेरी होती है। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि .NET कोर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो हमने जब स्ट्रिंग के ऊपर होवर किया तो हमने देखा कि दैट स्ट्रिंग भी क्लास है। इनफैक्ट एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप देखोगे ना, हम लिखते हैं ना पब्लिक बूल, लिखते हैं ना पब्लिक बूल, है ना? आपको पता होगा कि दैट बूल जो है ना, बूल भी जो है ना एक स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट्स जानते हो? हैं? किसी को स्ट्रक्ट पता है क्या होता है? नहीं पता? ठीक है, फिर वापस जाओ आप C# पढ़ने, ठीक है। तो बूल जो है ना वो स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट जो होता है वो जैसे जैसे क्लास होती है वैसे स्ट्रक्ट होता है, लेकिन क्लास का इनिशियलाइजेशन जब होता है ना, वो कहां पर होता है? क्लास का इनिशियलाइजेशन, क्लास का इनिशियलाइजेशन हीप मेमोरी में होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्ट होती हैं, स्ट्रक्ट्स का इनिशियलाइजेशन स्टैक मेमोरी में होता है, और स्ट्रक्ट्स क्लासेस से फास्ट होते हैं। स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? क्लास से फास्ट। तो बूल जो है ना, बूल एक स्ट्रक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं यहां पर इंट, ठीक है, इंट लिखा, अगर इंट के ऊपर होवर करूं तो इंट भी स्ट्रक्ट है, ठीक है। और जब हम इंट लिखते हैं, ये असल में इंट 32 होता है, यानी कि 32 बाइट्स का होता है ना, वो 32 बिट, 32 बाइट्स, ओके, व्हाटएवर। तो इस तरह से आप देखो कि जब आप लिखते हो स्ट्रिंग, जब आप लिखते हो इंट, जब आप लिखते हो बूल, असल में ये या तो स्ट्रक्ट होते हैं या तो ये क्लासेस होते हैं। तो मैंने जो बात कही, जो मैंने क्लेम किया कि दैट क्लासेस भी डेटा टाइप्स की तरह यूज की जा सकती है, वो तो आप हमेशा से करते आए हो। आप भी जब लिखते थे स्ट्रिंग, आपको लगता था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लेकिन स्ट्रिंग असल में क्या है? स्ट्रिंग क्लास है। इसी तरह से DB कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्लास है। SQL DB context is a class, but for add DB context function, this SQL DB context will act as a type,
ठीक है, ये इसके लिए कैसे एक्ट करेगी, एज अ टाइप। अब इसके बाद इसमें आपको लिखने पड़ेंगे ऑप्शंस। क्या लिखने पड़ेंगे, ऑप्शंस। तो आप ऐसे लिखोगे ऑप्शंस विच इंप्लाइज टू, तो दिस इज कॉल्ड एज वन लाइनर। वन लाइनर जानते हो, हाँ, वन लाइनर जिसमें कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे लिख सकते हो ऑप्शंस, ठीक है, डॉट। देखो जब आप डॉट लिखोगे इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अब इसमें होता है एक ऑप्शन दैट्स कॉल्ड एज एड एसक्यूएल सर्वर, आई थिंक सो, या मे बी मैं भूल गया, यहां पर देख लेते हैं। ऑप्शंस कहाँ गया, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। क्या है, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। अब देखो ये यूज एसक्यूएल सर्वर सिर्फ तब आप यूज कर सकते हो जब आपने वो फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल किया हो, बिकॉज ये एसक्यूएल सर्वर वाली क्लास भी कहाँ से आती है, हाँ ये भी वहीं से आती है। तो आपने लिखा ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, आपने ऐसे लिखा एट डीबी कॉन्टेक्स्ट। एट डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या टाइप है, एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट, एंड ऑप्शंस विच इंप्लाइज टू ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। एंड इस तरह से आप इसको क्या करोगे, आप कॉल करोगे इसको। यहां पर आपको असल में डालनी है कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या डालनी है, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो वही कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने वहां से कॉपी करके लाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग डालूंगा, कल को जब मैं ये कोड कहां पे चढ़ाऊंगा, गिटहब पर, तो आपको नहीं लगता कनेक्शन स्ट्रिंग चोरी हो जाएगी। इसीलिए मैंने फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कहां पे रखी, ऐप सेटिंग्स में। अब मैं वहां से ऐप सेटिंग से इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बिल्डर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। क्या लिखेंगे, बिल्डर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग्स में आपने उसका नाम क्या रखा है, मेन। तो आप ऐसे ही लिखोगे, आप लिखोगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट मेन, ऐसे ही लिखोगे आप। आया समझ। तो आपने लिखना है बिल्डर, ठीक है, बिल्डर डॉट, ठीक है, बिल्डर में क्या करना है, हाँ, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद जब इसको कॉल करोगे फिर उसमें लिखना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है मेन, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे ऐसे मेन, ठीक है। आया समझ। तो मैंने डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पर पुश नहीं की, मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग रखा कहीं और पे, अब वहां से ला रहा हूं। और जब भी आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन से कोई चीज लानी हो तो आप क्या यूज किया करोगे, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। क्या यूज करोगे, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मेन है। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखोगे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में अगर मेन का एम कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही होना चाहिए। तो मान लो अगर यहाँ पर स्मॉल है तो मैंने वहां पर स्मॉल ही डाल दिया, ठीक है। आया समझ। तो बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से कहाँ गए हम, ठीक है, हाँ, इस तरह से आप इसको सेव कर लो। तो ये मैंने यहां पर एक सर्विस को इंजेक्ट किया। क्या किया, सर्विस इंजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, सर्विस को इंजेक्ट किया, सर्विस इंजेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लेकिन थोड़ा डिपेंडेंसी इंजेक्शन इससे हट के होता है, लेकिन ये भी उसकी एक टाइप है, ठीक है, ये भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आएगा। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम 1-2 दिन के बाद पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि दैट मैंने पूरे के पूरे कंटेनर के ऊपर, कंटेनर कौन था, बिल्डर, बिल्डर कंटेनर था ना, यानी कि जिसमें हमारी ऐप चल रही है, हमारा पूरा का पूरा ऐप किस में है, कंटेनर के ऊपर। तो उस कंटेनर के ऊपर हमने क्या किया, उसी कंटेनर के ऊपर हमने एक सर्विस ऐड कर दी, सर्विस का नाम है डीबी कॉन्टेक्स्ट, एंड डीबी कॉन्टेक्स्ट एक टाइप्ड सर्विस है, तो उसमें आपने एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप डाल दी। एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट असल में क्लास है, लेकिन क्लासेस कैन एक्ट एज अ, एंड क्लासेस आपको पता है कि द डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस, ओके। तो ऑप्शंस, फिर ऑप्शंस में आपने एसक्यूएल सर्वर का यूज करके उसमें क्या डाल दी, कनेक्शन स्ट्रिंग। इस तरह से आप कनेक्ट हो गए किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और चीज लिखना है, वो है इस एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट में आपका इसका बनाना पड़ेगा CTOR। CTOR जानते हो, CTOR का मतलब होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा करो शॉर्ट में CTOR। CTOR का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर। तो जैसे आप इस पर एंटर दबाओगे तो ये खुद कंस्ट्रक्टर बन के आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर कैसे पता चलेगा हमें कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि उसका नाम और क्लास का नाम सेम ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, आप यहाँ पर चेक करो, किधर गया, यहाँ पर इसमें आपको बाद में आगे जाकर लिखना पड़ेगा फ्लुएंट API। क्या लिखनी पड़ेगी,
लेकिन फिलहाल अभी हमारा फ्लुएंट एपीआई के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है, देखो इसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसमें आपको डालने पड़ेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शंस जो है ना वो इनकी इनहेरिटेंस किसके साथ है, बेस ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पर कॉपी करके अपने फिलहाल जो मेरा अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसमें डाल दूं मैं, ठीक है। तो बताओ पैरामीटर्स के ऊपर आपको क्या डालना है, अगर आप खुद से भी लिखोगे खुद से भी लिख सकते हो, आपको लिखना है यही पैरामीटर्स में, वही है आपका एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। पैरामीटर्स में क्या है, एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट, हम ऐसे करते हैं ना एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट, एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो ये आप ऐसे कर दो, ठीक है। ठीक है, देखो पब्लिक एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारी क्लास का नाम है लेकिन यू हैव टू यूज डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस में ये एज अ टाइप जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो क्लास है जो आ रही है कहाँ से, फ्रेमवर्क से, एंटिटी फ्रेमवर्क से। तो आपने लिखा ऐसे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, उसमें आपने एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप डाल दी, बाद में ऑप्शंस आपका पैरामीटर है उसको आपने बेस ऑप्शंस के साथ इनहेरिट कर दिया, ठीक है। ये बस ऐसे ही करना है, ये बॉयलर प्लेट कोड है। इसको हम क्यों करते हैं कि दैट जब भी एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट को कोई जब भी इसकी इंस्टेंस क्रिएट करेगा, आपको पता है कि दैट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर उसी वक्त कॉल हो जाता है ना। जैसे ही मान लो एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट को क्या करेगा कोई, जब इसकी नई इंस्टेंस क्रिएट होगी, ओके, जब किसकी नई इंस्टेंस क्रिएट होगी, एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट की। जैसे ही एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, आप देखेंगे इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, ठीक है, सही है ना। चलो ये भी सही है। अब बताओ इसको कॉल, इसका नया इंस्टेंस बनेगा कहाँ पर, इसका नया इंस्टेंस बनेगा कहाँ पर, यानी कि एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस कहाँ पर बनेगा, वो हमने यहाँ पर पहले ही कर दिया। वो जब आप ये करते हो ना ऐसे एड डीबी कॉन्टेक्स्ट एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर ही असल में एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट की एक नई इंस्टेंस क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, एंड हम डीबी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, समझ गए आप। ओके, तो इस तरह से आपने क्या क्या सीखा आज। आपने देखा कि दैट हाउ टू ऐड न्यूगेट पैकेजेस विद योर ऐप। आपने समझा कि दैट एक चीज़ होती है कॉल्ड एज ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि दैट डॉटनेट का जो ORM है जो हम यूज़ करते हैं ऑफिशियली, माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया है, दैट इज EF कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज एन ORM जो मॉडल्स क्लासेस को देखता है, यानी कि जो मॉडल क्लासेस को देखता है, मॉडल क्लासेस में जो भी होगा वो उसी की क्या बनाता है, उसी की एक टेबल बनाता है। चलो अब वो भी देखेंगे। अब एक और चीज देखो आप, नाउ यू हैव टू रन माइग्रेशन। क्या करना है, लास्ट चीज आपको करनी है, तो बस ये हो जाएगा तो बाद में खेल खत्म। अब डेटा भी आ गया, मॉडल्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, DI भी हो गया। कहाँ कहाँ पर चेंजेस है, एक तो डेटा नाम के फोल्डर के अंदर, डेटा नाम का फोल्डर तो मैंने नया बनाया, उसके अंदर क्या बनाया, DB कॉन्टेक्स्ट। उस DB कॉन्टेक्स्ट को program.cs पर क्या किया, इंजेक्ट, ठीक है। और साथ ही में आपने मॉडल्स में एक मॉडल बनाया user.cs। अब देखते हैं क्या होगा। अब आपको माइग्रेशन रन करनी है। गो टू द readme.md फाइल, ओके, एंड देन रन दिस कमांड फर्स्ट। आपको .NET टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्या इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो .NET टूल्स आप इंस्टॉल करो, लेकिन देखो ये ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ग्लोबली मतलब ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ये इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं होंगे, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएंगे पूरे सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो मुझे पहले से ही इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कमांड को, आपको तो रन करना पड़ेगा बिकॉज आपका पहली बार है, लेकिन अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, बोलेगा कि आपको .NET EF ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है। मुझे .NET EF ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड, लेकिन आपको नहीं होगा। तो जब आप पहली बार इसको रन करोगे, यू हैव टू रन दिस .NET टूल इंस्टॉल ग्लोबल .NET EF, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग EF कोर टूल्स ग्लोबली, या हम इसको ये EF कोर्स नहीं है, दीज आर .NET टूल्स, ठीक है। इंस्टॉलिंग .NET टूल्स ग्लोबली। अब ये जब ये हो गया, इसके बाद आपको माइग्रेशन रन करनी है, ठीक है। नाउ दिस थिंग, अब आपको लिखना है .NET EF माइग्रेशंस। क्या लिखोगे, .NET EF माइग्रेशंस, ठीक है। .NET EF माइग्रेशंस ऐड, फिर माइग्रेशन का नाम। अब माइग्रेशन का नाम मैं रखूंगा MIG1। क्या नाम रखा मैंने,
मिग वन, माइग्रेशन वन। हाँ, तो जैसे ही मैं इसको फॉर एग्जांपल एंटर करूंगा, आप देखोगे यहां से एक फोल्डर बन के आएगा माइग्रेशंस। क्या बन के आएगा? हाँ, तो ठीक है, देखते हैं। ओके, चेक करते हैं। मैंने इसको एंटर किया तो ये बोलता है बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड स्टार्टेड। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, एंड आप देखोगे यहां पर माइग्रेशंस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखो बिल्ड सक्सीडेड एंड हो गया। देखो माइग्रेशंस नाम से क्या आ गया? देखो ये मैंने मत क्रिएट किया, ये तो खुद से हुआ। अब देखो EF कोर का कमाल, EF कोर का कमाल ये है कि दैट इसमें चेक करो mig1.cs नाम से एक फाइल बन के आ गई। mig1, हम mig1.cs। चलो मैं mig1.cs को क्लिक करता हूं। आप देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि दैट mig1 जो है ये लंबा चौड़ा है, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मत कोड आपने लिखा है तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इट इज स्कैफोल्डेड कोड, ये तो वहीं से बन के आ गया। देखो ये कर क्या रहा है, ये किसी मेथड को ओवरराइड कर रहा है। प्रोटेक्टेड ओवरराइड ये हम कब यूज करते हैं? जब आप किसी मेथड को ओवरराइड करोगे। डू यू नो ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग? तो कोई मेथड ओवरराइड हो रहा है, कहां से? mig1 माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन एक क्लास है, बेस क्लास है। तो mig1 जो मैंने नाम रखा माइग्रेशन का, mig1, ठीक है, उसकी इनहेरिटेंस किसके साथ है? माइग्रेशन के साथ। और वहां पर एक मेथड जिसका नाम है अप, वो ओवरराइड हो रहा है। और उसमें देखो क्या हो रहा है, उसमें टेबल क्रिएट हो रहा है यूजर्स नाम से, जिसमें यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और प्रोफाइल पे QRL होगा। और इसने खुद से लगा दिया यूजर आईडी को, क्या लगाया? यूनिक आइडेंटिफायर। और यूजर नेम को रखा varchar, और varchar में रखा मैक्स, और नलेबल क्या रखा? फॉल्स। यानी कि जो आप SQL क्वेरी खुद से लिखते हैं वो किसने लिख दी? वो EF कोर ने लिखी। आया समझ? जो SQL क्वेरी आप कहां पर लिखते? स्टूडियो में, वो किसने लिखा? अब एक ही चीज मुझे यहां पर गलती हो गई, वो क्या है कि दैट मुझे इस माइग्रेशन का नाम कैपिटल में रखना चाहिए था। तो क्योंकि कैपिटल वर्ड, तब आपको यहां पर ट्रिपल डॉट वार्निंग नहीं आएगी। तो हम इस माइग्रेशन को अगर रिमूव करना चाहिए, मान लो अगर गलती हो गई, आपको माइग्रेशन को क्या करना है? रिमूव। तो आप लिखोगे .NET EF migrations remove। क्या लिखोगे? .NET EF migrations remove, .NET EF migrations remove। एंटर करेंगे तो आप देखोगे माइग्रेशन फोल्डर गायब। ठीक है, बिल्ड स्टार्टेड, एंड देखो इसने माइग्रेशन फोल्डर को क्या किया, गायब कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं फिर से माइग्रेशन रन करूंगा। ठीक है, लेकिन दिस टाइम आई विल नॉट राइट mig1 में, M में कैपिटल रखूंगा। ठीक है, MIG1, फिर से एंटर किया तो फिर से माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट होगा, लेकिन दिस टाइम माइग्रेशन नेम विल बी कैपिटल। माइग्रेशन सेम टू सेम यही होगा। चेक करो। सो देखो माइग्रेशंस में हमारी एक माइग्रेशन आ गई mig1। तो देखो mig1 में वो ट्रिपल डॉट नहीं है। हमेशा याद रखना क्लासेस के नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। ये इसमें भी यही है, सेम टू सेम। कहता है कि एक टेबल बनाओ। माइग्रेशन बिल्डर को क्या बोल रहा है ये? माइग्रेशन बिल्डर डॉट क्रिएट टेबल। नेम बोल रहा है इसको कि टेबल का नाम रखना यूजर्स, और फिर कॉलम्स होनी चाहिए उसमें यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड दिस। एंड ये साथ में ये भी बोल रहा है कि दैट ये जो यूजर आईडी है इट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। पता है क्यों? क्योंकि इसकी टाइप ग्रिड है। बाकी ये बोल रहा है कि बाकियों की टाइप क्या है? स्ट्रिंग, और नलेबल फॉल्स, क्योंकि सारी चीजें रिक्वायर्ड है। ओके, और कंस्ट्रेंट्स जो है, कंस्ट्रेंट्स में इसने लिखा कि टेबल की प्राइमरी की जो है वो यूजर आईडी है। टेबल का जो प्राइमरी की है वो कौन है? यूजर आईडी। तो इसने सारा कुछ इन पे कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद अब मुझे अपडेट करना है। मुझे लिखना है .NET EF डेटाबेस अपडेट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमने माइग्रेशन अभी रन की, माइग्रेशंस रन करने से क्वायरीज क्रिएट होती है माइग्रेशंस में। उसके बाद जब आप डेटाबेस अपडेट करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्वायरीज एग्जीक्यूट हो जाएंगी ADO.NET के थ्रू। किस पर? मॉन्स्टर ASP के ऊपर, जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हमने दिया होगा। तो चलो मैं पेस्ट कर देता हूं .NET EF डेटाबेस अपडेट, एंटर कर देते हैं। तो देखो ये क्वायरीज जो इसने क्रिएट की थी ये सारी कहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी? ये हमारी डेटाबेस पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। चलो हो गया एंड हो गया। ठीक है, डन। इसका मतलब वहां पर एक टेबल क्रिएट हो गई होगी। देखो यहां पर क्या दिखा रहा है टेबल्स में? अभी 0। चेक करो यहां पर क्या दिखा रहा है?
0, नो टेबल आर देयर। इसको एक बार रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है, रिफ्रेश मार दिया, देखो टेबल कितने आ गए, 2 टेबल कितने आ गए, इसमें दिखा रहा है 2 टेबल, एक किस नाम से है, यूजर्स नाम से, और एक है EF माइग्रेशन हिस्ट्री। EF माइग्रेशन हिस्ट्री खुद से एक टेबल क्रिएट हो जाता है, इसके साथ आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस यूजर्स टेबल को देखना है। अब आप कैसे देखोगे टेबल को, तो आप जाओगे इस तरह से वेब SQL इंटरफेस, तो यहाँ पर ब्राउजर में ही आपका स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यूजर डेटाबेसेस में कौन सी डेटाबेस है, टेबल्स, टेबल्स में कौन सा टेबल है, यूजर्स, और यूजर्स टेबल में चेक करो, वी आर हैविंग यूजर ID, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड प्रोफाइल पिक URL। मैंने क्रिएट नहीं किया था, मत क्रिएट कैसे होगा, बाय यूजिंग ए माइग्रेशन एंड बाय यूजिंग एन अपडेट डेटाबेस टूल। हाँ, और हाँ चेक करो, अगर मैं इस के कॉलम्स को देखूं, इसके कॉलम्स में ये बोलता है कि यूजर ID PK है, यूनिक आइडेंटिफायर है, नॉट नल है, और यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड जो है, प्रोफाइल पिक URL, वो सारे var max नॉट नल है, var max नॉट नल, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर टेबल्स क्रिएट कर दिए। तो टेबल्स क्रिएट हमने किए SQL डेटाबेस के अंदर, एंड विदाउट राइटिंग डायरेक्ट क्वेरी ऑन व्हाट, ऑन स्टूडियो। हमने स्टूडियो पे नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेरी, मैं चाहता तो यहाँ पर भी क्वेरीज लिख सकता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है ऑप्शन, मैं TSQL, देखो रन TSQL, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेरी चला सकता था, मैं लिख सकता था सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो हम क्वेरीज डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करते, और आपको भी MS स्टूडियो से क्वेरीज एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये जो यहाँ पर टेबल क्रिएट हुआ, ये किसका ऑब्जेक्ट है असल में, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये असल में यूजर मॉडल का ऑब्जेक्ट है, यूजर क्लास का, क्योंकि उसी में तो ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ना। अगर मैं यहाँ पर चेक करो, देखो मैं समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कल को मुझे आया मूड कि मैं सोचता हूँ कि चलो भाई यूज़र का तो एड्रेस भी था, मुझे तो भूल ही गया, मैं लिखूँगा पब्लिक, और मैं लिखूँगा ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है, चलो भाई पब्लिक रिक्वायर्ड, ठीक है, या चलो इसको रिक्वायर्ड नहीं रखते, इसको रखते हैं ऐसे पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, और रखते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन, चलो फ़ोन लगाता हूँ इसको, और मैं लिखता हूँ इसको गेट सेट। अब मैंने सोचा कि चलो फ़ोन भी हम ऐड करते हैं, हम एक यूज़र का फ़ोन भी लेंगे, और मैंने इसको रखा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, लेकिन फ़ोन अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो भी ठीक है। और इसी तरह से आपको कल कुछ और आप सोचते हो, चलो एक यूज़र की होती है, जैसे कि एक यूज़र का हो सकता है, और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है यूज़र का एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, एक एड्रेस लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने कर दिया गेट कॉमा सेट। बताओ अगर आप कन्वेंशनली काम करोगे, आपको फिर टेबल डिलीट करके नया टेबल बनाना है, और उसमें ये चीज़ें भी ऐड करनी है ना। लेकिन एक और चीज़ भी कर सकते थे आप, SQL में आप आल्टर कर सकते थे, आल्टर टेबल आप जानते हो ना, आल्टर टेबल में आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो, कॉलम्स डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब कौन इतना टेंशन लेगा, आई विल जस्ट डू वन थिंग, मैं एक और माइग्रेशन, मैं इसको सेव करके एक और माइग्रेशन रन करूंगा, मैं लिखूंगा .NET EF माइग्रेशन एड MIG2, हाँ MIG2 क्या हो गया, माइग्रेशन 2, एंटर कर देते हैं तो दूसरी माइग्रेशन हो जाएगी। तो ठीक है, MIG2 बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड, माइग्रेशन हो गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर MIG2 भी बन गया, देखो MIG2। अब MIG2 में ये क्या कर रहा है, MIG2 में ये खाली इसको बोल रहा है कि दैट तुम एक कॉलम ऐड करो एड्रेस नाम से, किस टेबल के अंदर, यूजर्स के अंदर। टाइप क्या रखना, navchar max null लेवल ट्रू, हो सकता है नल, दूसरा होता है नॉट नल, यानी कि नल भी हो सकता है। इसी तरह से एक और कॉलम ऐड करना फोन यूजर्स टेबल में। तो इसने क्वेरी खुद से लिखी। नाउ अनदर थिंग आई हैव टू डू इज .NET EF डेटाबेस अपडेट। तो जैसे ही मैं एंटर मार दूंगा तो डेटाबेस अपडेट हो जाएगी फिर से, एंड आप देखोगे उसी टेबल के अंदर और 2 फील्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और आप चेक करो यहाँ पर इस टेबल में अगर आप जाओगे, या चलो मैं इस यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। टेबल देखो, टेबल में आ गया एड्रेस, फ़ोन भी आ गया, और अगर आप यूज़र्स देखोगे, कॉलम्स चेक करो, यू विल चेक दैट एड्रेस एंड फोन आर नल, यानी कि एड्रेस एंड फोन कैन बी नल, बट प्रोफाइल पिक्चर, पासवर्ड, ईमेल, यूजर नेम ये तो होनी चाहिए, ये नॉट नल है।
तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरीज यूज़ नहीं करता। यहाँ पर हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे।